गांधीनगर में रोजगार मेले में वजीर आजम का खिताब। 5,700 से जायद मुंतखब उम्मीदवारों को दी मुबारकबाद। उम्मीदवारों को सौंपे गए तकर्रुरीनामे 1 साल में 10 लाख नौकरियां फराहम करने के हुकूमत के निशाने में गुजरात का है बड़ा हिस्सा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के इजलास का आज आखिरी दिन। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्द तंजीमों के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली नई और उभरती टेक्नोलॉजीज़ के खतरे से निमटने की ज़रूरत पर दिया जोर। नफरत अंगेज तकरीर के मामले में अदालत से सजा याफ्ता समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की असेंबली रुकनियत खत्म। यूपी असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने आजम खान की असेंबली रुकनियत की रद्द। इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में आजम खान को 3 साल कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सुनाई गई थी सजा। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। रियासत की 68 असेंबली सीटों के लिए 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को। अवामी अकीदत के बड़े त्यौहार छठ के दूसरे दिन आज से खरना। शाम को सूरज की पूजा के बाद प्रसाद लेकर अकीदतमंद अगले 36 घंटों तक बगैर पानी के रखेंगे व्रत। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ और क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इस्लामाबाद मार्च जारी। फौज और हुकूमत पर लगाए कई संगीन इल्ज़ामात। और खेल की खबरों में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन मुकाबले के सेमीफाइनल में दाखिल। क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने जापान की टॉप सीड जोड़ी को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म ने गांधीनगर में रोजगार मेले से खिताब किया और 5,700 से ज्यादा मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी के खतूत दिए गए। 1 साल में 10 लाख मुलाजमतें फराहम करने के हुकूमत के हदफ में गुजरात का बड़ा ताउन है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का खुसूसी इजलास आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी है। इस 2 रोज़ा इजलास का पहला सेशन कल मुंबई में मुनक़िद हुआ। बैनुल अक़वामी बिरादरी के अरकान आज इजलास के दूसरे और आखिरी रोज़ जमा हुए और दहशतगर्दी से बच जाने वाले मुतासरीन और उनके अहले खाना की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इफ्तिताही इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान UNSC ने दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। The UN Security Council in the past 2 decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state-funded enterprise. एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दों के जरिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल ने सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने चैलेंजों को बढ़ा दिया है। The technological innovations and breakthroughs of the past 2 decades have been transformative in the way the world functions in every respect. These new emerging technologies, from virtual private networks and encrypted messaging services to blockchain and virtual currencies, offer a very promising future for a wide array of economic and social benefits for humankind. However, there is a flip side, especially where terrorism is concerned. These very technologies have also thrown up new challenges for governments and regulatory bodies due to their potential vulnerability for misuse by non-state actors, given the very nature of some of these technologies and the nascent
regulatory environment. और समाजवादी पार्टी के लीडर और रामपुर के एमएलए आजम खान के असेंबली रुकनियत अदालत की तरफ से इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर सजा सुनाए जाने के बाद मनसूख कर दी गई है। असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने अदालत का हुक्म मिलने के बाद जुमे को आजम खान की रुकनियत मनसूख कर दी। असेंबली सेक्रेटरीट ने रामपुर सीट को खाली करार देने के बारे में इलेक्शन कमीशन को भी इत्तला दी। अब इलेक्शन कमीशन इस नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान करेगा। काबिल जिक्र है कि जुमेरात को अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में आजम खान को 3 साल कैद और 6,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कागजाती नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन था। इससे कबल रियासत में कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान मुख्तलिफ कमियों की वजह से 45 उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी मनसूख कर दिए गए। बीजेपी, कांग्रेस, दीगर सियासी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 असेंबली हलकों में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रियासत की 68 असेंबली सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने रियासत में हो रहे तरक्याती कामों के लिए तमाम बीजेपी कारकुनों की तारीफ की। 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की मेहनत देखी होती है, उनके अथक प्रयास देखे होते हैं, जिन्होंने ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखा, ना सर्दी गर्मी का मौसम देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर मजबूत किया, जिसने चुनाव हारने के बाद भी मेरे लोकसभा चुनाव में 28,000 मतों से ज़्यादा की लीड दिलाई हो। ये समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। खिताब के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कई मसाइल पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज़्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर, ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में आज मेगा PTM का इनेकाद किया गया। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 1535 स्कूल हैं, जहां बड़ी तादाद में बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी स्कूल पहुंचे। MCD का ये मेगा PTM कैसा था और बच्चों के वालिदैन का स्कूल और असातिज़ा के बारे में क्या कहना है, इस सिलसिले में जायजा लिया हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के किशन कुंज प्राइमरी स्कूल में। यहाँ की प्रधानाचार्य साधना शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह का आज PTM का आयोजन किया गया? आज हमारे स्कूल में 9 बजे से 11 बजे तक का PTM का आयोजन था, जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्कूल में आना था और लगातार बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के पेरेंट्स के साथ विद्यालय में आ रहे थे और उनको टीचर से उनके प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। हर बच्चे की जो है टीचर से अलग से इंडिविजुअली जो है इंटरेक्ट करवाया गया, ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में
सही जानकारी मिल सके कि वो किस लेवल पर हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए। अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है, बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल रही है, बुक्स मिलती है इन्हें अच्छी, और खाने पीने का व्यवहार अच्छा है इनका, यहाँ का सब टीचर्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की। पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैम भी अच्छी हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा है, पढ़ाती भी अच्छा है। बच्चे अगर बिक जा रहे हैं तो मैम बताती है आपके बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहे, आप उस पर फोकस करो। और वैसे सब कुछ बढ़िया है। जहाँ बच्चों को भेजता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 4 साल के अंदर मैं जो भी देख रहा हूँ पूरा सही है, पढ़ाई भी बहुत ध्यान से हो रहा है। मेरी पति चौकीदारी काम करते हैं और यहाँ स्कूल में भी मेरी बच्ची का अच्छी तरह से एडमिट हो गया है। सब मैडम सर को सबको बधाई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमें काफ़ी खुशी है। जैसे कोरोना टाइम की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो थी वो रुकी हुई थी, और यहाँ टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर कराया है अभी इस टाइम पे, और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है, और हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि आगे चल के वो कुछ अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? सर टीचर बनाना चाहेंगे। जब से यहाँ मैंने एडमिशन करवाया तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। बच्चे अपने मतलब समझ से हो गए कि हमें जो रोज़ सुबह स्कूल के उठ कर जाना है तो ज़्यादा स्कूल जाना है। आपकी राय क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छी दी जा रही है स्कूल की। अभिभावक तो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों को इन दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भेजकर। यहाँ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक से लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है, बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान भी देता है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। पासिंग आउट परेड में 186 कैडेट्स ने कमीशन दिया गया। इसमें 151 मर्द और 35 खवातीन कैडेट्स शामिल हैं। परेड में दोस्त ममालिक के 8 मर्द और 28 खवातीन कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। और बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 30 से ज़ायद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। आग बुझाने के दौरान पुलिस एहलकार भी झुलस गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मालूमात के मुताबिक छठ पूजा के लिए चढ़ावा तैयार करने के दौरान गैस लीक होने की वजह से यह हादसा पेश आया। और दिल्ली में ऑटो या कार से सफ़र करना अब महंगा हो जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किरायों में इजाफे को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हुकूमत ने ऑटो रिक्शा के लिए कम से कम किराए में 5 रुपए का इजाफा किया है, जबकि एसी और नॉन एसी टैक्सियों के लिए 2 रुपए और 3 रुपए फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है। ऑटो रिक्शा के किराए में आखिरी बार 23 दिसंबर 2020 को इजाफा किया गया था। ताहम टैक्सी के किरायों में 2013 के बाद पहली बार इजाफा हुआ है। इस वक्त काली और पीली टैक्सियां हुआ करती थीं, तब इकोनॉमी और प्रीमियम टैक्सियों का चलन था। 2020 में सीएनजी की शरह 47 रुपए फी किलो थी, जो अब बढ़कर 78 रुपए फी किलो हो गई है। वज़ीर आज़म की टीबी के खात्मे की मुहिम के तहत दारुल हुकूमत के नेहरू नगर में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टीबी अस्पताल में एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने टीबी फ्री दिल्ली ऐप लॉन्च किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की टीबी फ्री मुहिम के तहत टीबी के मरीजों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की तकसीम भी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2025 तक मुल्क में टीबी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की टीबी फ्री इंडिया मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अहद किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सन 2030 तक टीबी मुक्त विश्व का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बीमारी की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इसे 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा 7वां इंडिया वाटर वीक 2022 का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1,500 से भी ज्यादा मंदुबीन प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं। सदर जमहूरिया खुद 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी।
1 नवंबर से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में मुनक्किद होगा 7वां इंडिया वाटर वीक 2022। सदर जमहूरिया खुद इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। साथ में होंगी उत्तर प्रदेश की गवर्नर और वजीर आला के अलावा जल शक्ति के मरकजी वजीर। तकरीबन 22 मुल्कों के 1,500 मंदोबीन इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। कोविड के बाद पहली बार इंडिया वाटर वीक इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह इस इंडिया वाटर वीक की स्थापना 2012 में की गई थी। तब से निरंतर आगे बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए 2022 में हम 7वीं बार इंडिया वाटर वीक का आयोजन कर रहे हैं। मैं ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब की बार के इस आयोजन से निश्चित रूप में आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण घटक पानी को लेकर बहुत अच्छी चर्चाएं भी होंगी और बहुत लाभकारी चर्चाएं भी होंगी। 2022 से इस प्रोग्राम का इनेकाद आबी मसाइल के जामे हल को जहन में रखते हुए किया जा रहा है। इस बार की थीम वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी रखा गया है। इसमें कई इख्तराआत की नुमाइश भी लगाई जाएगी। कई इजलास और पैनल डिस्कशन मुनक्किद किए जाएंगे। प्रोग्राम के जरिए कोशिश ये है कि तकनीक के इस्तेमाल से आबी मसाइल का जमीनी हल निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है कि एजुकेट कंपनियों और गैर मुल्की तालीमी इदारों की तरफ से दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी की डिग्रियां काबिल कबूल नहीं हैं। कमीशन ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो ऐसी डिग्रियों के इश्तिहारात का शिकार ना हो। तलबा से कहा गया है कि वो कहीं भी पीएचडी में दाखिला लेने से पहले इस सिलसिले में यूजीसी के 2016 के रहनुमा खतूत को जरूर देखें। और जुमे की रात दिल्ली हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो एयरलाइंस के एक तैयारे के टेक ऑफ के दौरान उसके इंजन में आग लग गई। तैयारे के इंजन से चिंगारी निकलते ही पायलट ने अपनी सूझबूझ से नागहानी सूरत हाल को संभाला, जिसके बाद तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। फिलहाल मुसाफिरों के लिए दूसरे तैयारे में जाने के इंतजाम किए गए हैं। हादसे के बाद शहरी हवाबाजी की वजारत ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। और अवामी अकीदत के अजीम त्यौहार छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज अकीदतमंद सारा दिन व्रत रखेंगे और शाम को सूरज की पूजा के बाद व्रत तोड़ेंगे। इसके बाद शाम को प्रसाद लेने के बाद वो अगले 36 घंटों तक बगैर पानी के व्रत रखते हैं। कार्तिक महीने की चतुर्थी को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज और चौथे दिन चढ़ते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस त्यौहार में अकीदतमंद सूरज देवता की पूजा करते हैं, जो जमीन पर जिंदगी का जरिया समझे जाते हैं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज भिलसवा झील का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने छठ पूजा के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पहले भिलसवा झील बहुत गंदी थी, जब से इसे डीडीए ने लिया है, यहाँ काम शुरू करके इसे 10 दिन के अंदर साफ किया गया। पहले आपने भिलसवा झील को देखा था, वो कितनी गंदी थी। जब से इसे डीडीए ने लिया है, यहाँ पर काम शुरू किया गया है और 10 दिन के अंदर इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं, सबसे पहले उनको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बार उनको एक स्वच्छ जगह पर अपनी पूजा याचना करने का मौका मिलेगा। मैं आने वाले समय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस झील को और बेहतर किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में हवा के मेयार की हालत बदस्तूर ख़राब सुमने में बनी हुई है। दिल्ली में हवा के मेयार का अशारिया आज 302 के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं नोएडा में हवा के मेयार का इंडेक्स 392 रहा। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा का मेयार अगले 6 दिनों के दौरान ख़राब सुमने में रहेगा। दूसरी जानिब जुमे को दिल्ली में आलूदगी की सतह 357 रिकॉर्ड की गई, जो इस मौसम में आलूदगी की बदतरीन सतह है।
मरकजी हुकूमत ने भारत से चीनी की बरामद पर पाबंदी को मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसे अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ने पाबंदियों में तोसी का हुक्म जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि भारत में शुगर सीजन 2022-23 में 27.5 करोड़ टन चीनी की खपत का तखमीना लगाया गया है। और वजीर आजम कल गुजरात के वडोदरा का दौरा करेंगे। वजीर आजम वहां मुमताज सनतकारों से बातचीत करेंगे। इसके साथ वजीर आजम भारतीय फिजाइया के लिए 295 सी ट्रांसपोर्ट तैयारों की तैयारी के लिए वडोदरा में टाटा एयरबेस प्लांट का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम की वडोदरा आमद के मौके पर यहाँ के लोग काफी पुरजोश हैं। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और इनसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, और ख़ास करके बड़ौदा और गुजरात में जो इफ़ेक्ट दिख रहा है, जो रोजी रोटी लोगों को मिल रही है, वो शायद से बाकी के जो भी स्टेट्स हैं उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, हमने सबने सुना है कि वो जो एयरक्राफ्ट कार्गो का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकेंडली, हम पहले डिफेंस सेक्टर था हमारा, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हमारा जो पॉलिटिकली स्टैंड है, डिफेंस स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ेगा। सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ के लोकप्रिय एक प्रधानमंत्री बन चुके और गुजरात से, बड़ौदा से उनका बहुत ही गहरा संबंध है और इन्होंने ये सोच और ये जो पहल उठाई है गुजरात के बारे में, और हालांकि ये बड़ौदा के बारे में, उसके लिए हम बहुत ही उनका आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा कि एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो बड़ौदा में वो लाने के लिए उनकी सोच जो है वो बहुत ही सराहनीय है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, पाकिस्तान में सियासी ड्रामा मुसलसल जारी है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च जारी किया। इमरान ने इसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है। इमरान खान के हामियों का कहना है कि ये मार्च मुल्क में इंतखाबात के मुतालबे के लिए निकाला जा रहा है। मार्च के दौरान इमरान खान ने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए फौज और हुकूमत पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए। इमरान ने कहा कि भारत रूस से तेल अपनी मर्जी से खरीदता है, लेकिन पाकिस्तानी गुलाम हैं। यहाँ अपने मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद के फैसले नहीं कर पाते। इमरान ने आर्मी चीफ बाजवा को मीर जाफर और गद्दार कहकर मुखातिब किया। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सीनेट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शौहर पॉल पेलोसी पर सैन फ्रांसिस्को में उनके घर पर जुमे की सुबह हमला किया गया। हमलावर ने घर में मौजूद पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया। डेमोक्रेटिक स्पीकर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि 82 साला पॉल पेलोसी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनके मुकम्मल सेहतयाब होने की उम्मीद है। नैन्सी पेलोसी के तर्जुमान ने कहा कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और हमले का मकसद जानने की कोशिश की जा रही है। हमले के वक्त स्पीकर नैन्सी पेलोसी वाशिंगटन में थीं। इथियोपिया के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के अरकान ने कहा है कि उनकी हालिया रिपोर्ट में इंसानियत के खिलाफ जराइम, जंगी जराइम, जिनसी तशद्दुद और शहरी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन हमलों के शवाहिद मिले हैं। इस साल सितंबर में शाये होने वाली रिपोर्ट में ये नतीजा अख़ज़ किया गया था कि इथियोपिया में फिर से तनाज़ात शुरू होने के बाद नवंबर 2020 से बैनुल-अक़वामी हकूक़ इंसानी और इंसानी क़वानीन के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर स्टीवन रेड्स ने अपनी रिपोर्ट में इथियोपिया, एरिट्रिया की हुकूमतों और टाइग्रेन हुक्काम का फाका कशी और मजालिम का जिम्मेदार ठहराया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन मुकाबले के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने टॉप सीड याफ्ता जापान के ताकुरू होकी और योगू कोहायाशी को 23-21 और 21-18 से शिकस्त दी।
भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में ISSF राइफल पिस्टल आलमी चैंपियनशिप 2022 में शानदार मुजाहरा करते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया। भारतीय टीम ने 34 तमगे हासिल किए, जिनमें 12 सोना, 9 चांदी और 13 कांसे के तमगे शामिल हैं। टीम की शानदार कारकर्दगी पर NRAI की जनरल सेक्रेटरी से हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने खुसूसी बातचीत की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इजिप्ट कायरो में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। बहुत ही सक्सेसफुली रहा भारत के लिहाज से इवेंट। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं NRAI के जनरल सेक्रेटरी सुल्तान सिंह। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सक्सेस को? एक अच्छा माइलस्टोन अचीव हुआ जी। इस चैंपियनशिप के अंदर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैंपियनशिप थी, जिसके अंदर हमारा शूटर्स को एक एक्सपोजर एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल, बिकॉज आफ्टर कोविड काफ़ी अंतर आ चुका था। बच्चों को एक ऐसा एक्सपोजर मीट आउट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये ओलंपिक कोटा चैंपियनशिप है। इसके अंदर कोटाज हम लोग अर्न करते हैं। चलिए, बहरहाल तो हमने 2 कोटाज वी वर सक्सेसफुल बाय पाटिल, रुद्राक्ष पाटिल एंड कोसाले. And there were few quota places which we missed by a whisker. So our बाकी 34 मेडल हैं, जिसके अंदर 12 गोल्ड मेडल हमारे शूटर्स ने हासिल किए हैं. बट यस, क्रिटिकली अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो हमें देखना है कि गैप काफ़ी है हमारा और जो फर्स्ट आया है चाइना में. एंड सो क्रिटिकली वी विल सिट डाउन, माइन्यूटली उसको सारा को ऑब्जर्व करेंगे अपने, और जो जहाँ जहाँ कमी पेशी है उसको हम पूरा करेंगे. तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही. इजाज़त दें. आदाब.